हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है। तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी में जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस चैप्टर का उसको हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो अब हम इतने सारे सब्सटेंसेस खाते हैं, एग्जाम्पल लेमन, टैमरिंड, आंवला, ग्रेप्स, विनेगर, बेकिंग सोडा, अनराइप मैंगो। तो इन सब का टेस्ट कैसा होता है? तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सार होते हैं और जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो बिटर होते हैं। ठीक है। तो अब ये सार और बिटर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो बेटा दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अ सब्सटेंस। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस में एसिड प्रेजेंट होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस में बेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो आप बोलोगे मैम ये तो एक नई चीज आ गई, एसिड और बेस, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में एसिड और बेस होता क्या है। What are acids? तो acids are substances that have sour taste and show acidic property. तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस है जो खाने में बहुत ही खट्टे लगते हैं, कभी कभी तो हमारी आंखें भी बन जाती है खट्टा वट्टा खाने के बाद, जैसे कि लेमन स्क्वीज करके हमारे माउथ में इतना खट्टा लगता है, आंखें भी बन जाती है। तो इतना खट्टा हमको लगता है, तो उसे जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा खट्टा हो उसी में एसिड होता है, कम खट्टा हो उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। और ये क्या शो करते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टी। तो बेटा अगर किसी ने आपसे पूछा है कि केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए एसिडिक। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड के, फॉर एग्जांपल लेमन जूस, विनेगर, कर्ड एंड टैमरिंड। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं, आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है। ये सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन थी एसिड की। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बेटा अब आपके स्कूल की एग्जाम में या कोई सा भी टेस्ट हो, आपकी कोचिंग का हो, स्कूल का हो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है। तो प्रॉपर्टी हम एसिड की देखें तो सार इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो बेटा लिटमस पेपर हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस पे ज्यादा ध्यान ना दो क्योंकि आगे हम बहुत ही डिटेल में लिटमस पेपर क्या होता है ये वो सब बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कैन रिएक्ट विथ मेटल्स। तो बेटा एसिड जो होते हैं वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है। अब रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और बेटा एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं जो कि होता है सॉल्ट और वाटर। ठीक। हम्म। तो बेटा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। तो अगर मैंने एसिड का सोल्यूशन बना लिया, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। तो बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, जो 2 मार्क का आ सकता है। 1 मार्क में कि बेटा क्या आ सकता है कि व्हाट इज एसिड, डिफाइन एसिड और राइट सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड। तो ये बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एसिड के टाइप्स पर। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसिड। तो बेटा मेनली एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ठीक। तो बेटा ऑर्गेनिक एसिड नाम से ही पता पड़ रहा है कि ऑर्गेनिक चीजों से मिलकर बना है या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आ रहा है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग सोर्स। तो बेटा ये एसिड्स वो होते हैं जो लिविंग सोर्स से हमें मिलते हैं, या तो वो प्लांट से मिलते हैं या वो एनिमल से मिलते हैं। जिसके एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमको मिलता है लेमन से, फॉर्मिक एसिड हमको मिलता है आर्नस्टिंग से, एसिटिक एसिड हमको मिलता है विनेगर से। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हुए, प्लांट और एनिमल बेस्ड एसिड्स हुए, इसलिए इनका नाम हमने रखा है ऑर्गेनिक एसिड। और बेटा ये जो एसिड होती है जनरली वीक होते हैं। ठीक है। हमें कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट कैटेगरी बेटा मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड्स आर एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं। ये कंपैरेटिवली एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर हमारी स्किन पे ये थोड़ा सा भी आ जाए तो हमारी स्किन पर बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं या स्किन बर्न भी हो सकती है। ठीक है। तो बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या
नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड, तो आपको ये एग्जांपल्स कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है एग्जाम में। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, यहाँ से भी क्वेश्चन बेटा फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हम पढ़ेंगे कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस और उसमें किस टाइप के एसिड प्रेजेंट होते हैं ये हम देखने वाले हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिडिक सब्सटेंस है और इन सब्सटेंसेस के अंदर कौन सा एसिड होता है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेटा विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला, विच एसिड प्रेजेंट इन एंडस्टिंग, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। तो बेटा लेमन जो कि सिट्रस फ्रूट्स कुछ कुछ जो होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, टैमरिंड और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, और बेटा आपका पालक जो आप हरी हरी पालक खाते हो उसके अंदर भी एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड, और कर्ड कर्ड के अंदर भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये कुछ एसिड्स के नेम है और ये एसिड्स किन किन सब्सटेंसेस में मिल सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये भी बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा एसिड किस सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिस। तो हमने एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब हम आते हैं डायरेक्टली बेसिस पे। तो बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिस होते हैं वो मेनली खाने में बहुत ही कड़वे से होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? सोपी एंड स्लिपरी टू टच, मतलब अगर अगर हमने इसको टच करके देखा या हमने टच किया तो बहुत ही चिकना चिकना सा फील होता है, ठीक है। बहुत ही सोपी सा फील होगा, एकदम स्लिपरी सा लगेगा। तो जो भी चिकने सब्सटेंसेस हो रहे हैं और खाने में बिटर है मतलब कि वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल सोप, हमको पता ही है कि सोप हम हाथ में लेते हैं तो ऐसे करते हैं तो चिकना चिकना सा हो जाता है। बेकिंग सोडा घरों में हम यूज करते हैं, जब भी कोई आइटम हम बेक करते हैं तो हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। यहाँ लिखा है बेटा लाइम वाटर। तो अब लाइम वाटर को हम लोग हमको लेमनेड या लेमन जूस से कंपेयर नहीं करना है। साइंस की लैंग्वेज में बेटा लाइम वाटर एक अलग ही चीज होती है। लाइम वाटर मतलब होता है बेटा चूने का पानी, ठीक है। तो जो चूने का पानी होता है वो होता है हमारा बेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी हम आगे देखेंगे। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेटा अगेन ये 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बेटा हमने अभी पढ़ा है कि बिटर इन टेस्ट होता है बेसिस, सोपी और स्लिपरी टू टच होता है, और रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। बेटा ये कंसेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। नोट, नॉट एवरी बिटर सब्सटेंसेस इज बेसिक। तो बेटा ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है कि सारे भी बिटर सब्सटेंस, जरूरी नहीं है कि सारे, ठीक है। कुछ जो बिटर सब्सटेंस होते हैं वो बेसिक नहीं भी होते हैं, उनमें बेसिक नहीं प्रेजेंट होता। फॉर एग्जाम्पल बेटा करेला खाने में कड़वा होता है ना, नहीं अच्छा लगता ना आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये करेला क्या होता है? बिटर टेस्ट का होता है, बट दिस इज नॉट बेसिक, बेसिक नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट आर अल्कलीज, ये एक नई टर्म आपको पता होना चाहिए कि अल्कलीज आर बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो कुछ जो सब्सटेंसेस हैं हमारे बेस के, ठीक, जिसमें बेस प्रेजेंट होता है, कुछ वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो बेटा ऐसे बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं अल्कली, ठीक है। अल्कली सिंगुलर वर्ड, अल्कलीज प्लूरल वर्ड, ठीक। तो अल्कली जो होते हैं या अल्कलीज होते हैं ये ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डालो एकदम घुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा कि राइट सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, किसके एग्जाम्पल? अल्कली के एग्जाम्पल। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लाइन लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल अल्कलीज आर बेसिस
बट ऑल बेसिस नॉट अल्कलीज। तो बेटा हमें ये पता है कि ऐसे बेसिस जो पानी में डिजोल्व होते हैं वो अल्कली होते हैं, मतलब सारे अल्कली तो बेस होंगे ऑब्वियसली, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ जो बेसिस होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो बेटा वो भी तो बेस हुए ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। तो सारे के सारे अल्कली नहीं हो सकते, बट जितने भी अल्कली वो बेस जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपको ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको ये पूरा स्टेटमेंट दे दिया, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। तो बेटा यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं बेसिस के, हमको इसका नेम ध्यान रखना है अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। ठीक, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि केमिकल नेम दे दिया, उसका फॉर्मूला लिखो, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। आप नोट डाउन करते जाइए, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, जो पीपीटी में लिखा हुआ है उससे आप नोट्स बनाते जाइए, तो बेटा एग्जाम में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप नोट्स देखकर ही इजीली रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है KOH। बेटा कैपिटल और स्मॉल वर्ड का बहुत ही ध्यान रखना, जरा सी भी मिस्टेक हुई तो आपका पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। ठीक है बेटा, H के चरणों में 4 है, ठीक है, 4 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम। बेकिंग सोडा, अभी हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा जो कि किस में यूज हो रहा था, बेक करने में, कोई भी चीज केक पेस्ट्रीज ये सब बनाते हैं ना ब्रेड, उसमें हम जो यूज करें, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। ठीक है, NaHCO3। नेक्स्ट आता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ब्रैकेट में 2। ठीक है बेटा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभी आगे भी हमारी बहुत यूजफुल चीज में काम आएगा, अभी हम आगे देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने देखा था, चूने का पानी मैंने बताया था, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है CaOH ब्रैकेट में 2। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम होता है बेटा लाइम वाटर। ठीक है बेटा, आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो बेटा ये इसका फॉर्मूला भी आप लिख लो, Na2CO3, जिसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। ये भी हमारे एक बेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, हमने अब एसिड पढ़ लिया, हमने बेसिस पढ़ ली, अब हम आते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस पे। तो दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही ये बेस होते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अफेक्ट ईदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। तो बेटा ऐसे सब्सटेंस जिसपे लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट होगा ही ना, कोई कलर चेंज करेगा ना, वो ब्लू में होगा ना वो रेड में टर्न होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल है प्योर वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस के। तो बेटा इसकी डेफिनेशन भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है कि व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि प्योर वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन ये कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बेटा एसिड बेसिक इंडिकेटर। तो अब मुझे ये बताओ कि हमने ये पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं या बिटर होते हैं, ठीक है, खट्टे होंगे तो वो एसिड होगा उसमें, अगर वो कड़वे हैं बिटर है तो उसमें बेस होगा। बट क्या हम कोई भी सब्सटेंस ऐसे ही टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस? मान लीजिए मैंने आपको एक सोल्यूशन दे दिया, एक
बीकर में कि ये लो और बताओ कि ये एसिड है या बेस है, तो क्या आप ट्रस्ट करके उसको टेस्ट कर सकते हो? आपको पता है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल है? आपको पता है उसमें क्या है? नहीं। तो बेटा अब हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस है? तो बेटा हमारे पास एक चीज है एसिड बेसिक इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर्स हमको ये बताता है कि जो हमको सोल्यूशन दिया है वो एसिड है या बेस है। ठीक। Indicators are substances that use to taste whether a substance is acidic or basic by changing their color or odor। तो बेटा ये इंडिकेटर्स हमको ऐसा तो है नहीं कि मुंह से बोलकर बताएंगे कि हाँ इसमें एसिड प्रेजेंट है, नहीं इसमें बेस प्रेजेंट है। ठीक है। तो बेटा बताते कैसे हैं? ये अपना कलर चेंज कर देते हैं सोल्यूशन में जाकर, या फिर अपनी ओडर अपनी स्मेल चेंज कर लेते किसी सोल्यूशन में जाकर। तो अगर स्मेल चेंज कर ली तो हमें ये पता पड़ जाता है, कलर चेंज कर ली तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि उसमें एसिड है बेस। ठीक है। तो बेटा अब हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे कौन कौन से एसिड बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं। हम्म, तो बेटा इंडिकेटर्स के मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो बेटा नेचुरल इंडिकेटर नाम से ही पता पड़ रहा है नेचर से मिल रहे हैं हमको। ठीक है। तो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऐसे इंडिकेटर जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से। सिंथेटिक इंडिकेटर इसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहते हैं। तो बेटा एग्जाम में अगर आपको आर्टिफिशियल इंडिकेटर कह दिया तो ये मत बोलना कि मैम ने तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर पढ़ाया ही नहीं। ठीक है। तो बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर को आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहते हैं और मैन मेड इंडिकेटर भी कहते हैं। ये केमिकल्स से बने हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है हमने सिंथेटिक इंडिकेटर। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो बेटा ऑल्फैक्टरी जो है वो रिलेटेड होती है हमारी एक सेंस ऑर्गन से, नोज। ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस ने अपनी स्मेल ही चेंज कर ली तो एसिड और बेसिक मीडियम में आकर, तो उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। तो बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, और आपको टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं कि इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर ये दोनों कैसे कलर चेंज करके बताते हैं बेटा? ठीक है। और ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर है वो स्मेल चेंज करके बताता है। ठीक है। तो आपको ये मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। तो नेचर प्रोवाइड्स मेनी सब्सटेंसेस दैट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई एसिड और बेस। तो बेटा नेचर ने हमको बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस दिए हैं जिससे हम ये पता कर सकते कि उस सब्सटेंस में एसिड है या बेस है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस, ये आ गया हमारा सुपर हीरो। ठीक है। लिटमस, टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक हल्दी, रेड रोज पेटल्स जो हम यूजुअली ऐसे ही रोज किसी न किसी को दे देते हैं ना, तो बेटा ये एक इंडिकेटर भी होता है। रेड हिबिस्कस हमारा चाइना रोज, और पर्पल कैबेज, नॉर्मल वाला कैबेज नहीं बेटा, ग्रीन वाला जो डार्क कलर वाला कैबेज होता है ना पर्पल, वो यूज करना है हमको इंडिकेटर के लिए। दीज नेचुरल सब्सटेंसेस एक्ट एज इंडिकेटर्स। ठीक है। तो बेटा वन बाय वन हम सारे इंडिकेटर्स को देखेंगे कि ये एसिड में कौन सा कलर दे रहा है, बेस में कौन सा कलर दे रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं लिटमस पर, लिटमस पेपर या लिटमस इंडिकेटर पर। तो लिटमस क्या होता है बेटा? आपने देखा है कि कहीं भी ऐसी रीजन पे आप गए जहाँ बहुत ज्यादा पानी, रिवर के पास या लेक्स के पास में गए हो, पोन्ड में आसपास गए हो, तो वहां के जो पत्थर होते हैं वो बहुत ऐसे चिकने चिकने से स्लिपरी हो जाते हैं। ठीक है। और उस पर ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस रहता है, देखा होगा आपने। ठीक है। तो बेटा वही होता है हमारा लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? लाइकेन से ही बनता है लिटमस पेपर। ठीक है। तो बेटा ये लाइकेंस वही जो ग्रीन सब्सटेंस है जो पत्थरों पे जमा हो जाते हैं और बहुत ही स्लिपरी से हो जाते हैं और हम कभी कभी फिसल भी जाते हैं, तो बेटा वो होता है लाइकेंस। ट्री की बार्क भी प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का, या फिर हम देखें तो
रिवर के ऊपर ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस जमा हो जाता है, ठीक है, तो रिवर के ऊपर या लेक के ऊपर जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है वहां पर ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो मेनली वो होता है हमारा लाइकेंस। लाइकेंस की ही प्रोसेसिंग करके हम बनाते हैं लिटमस पेपर, ठीक है। तो बेटा लाइकेंस क्या होता है? Lichens are formed by association of fungus and alga। तो बेटा जब लाइकेंस की बात हो रही होती है, लाइकेंस की बात, तो यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है फंगस, हमने सुना होगा ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर 3-4 दिन तक हमने ऐसे ही छोड़ी तो उसमें कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है, तो बेटा वो होती है हमारी फंगस। और अलगा, अलगा अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि रिवर के ऊपर जो ठहरे हुए पानी में ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस जमा हो जाता है ना वो अलगा होता है, ठीक है। तो बेटा जब ये दोनों सब्सटेंस एक साथ रहने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लाइकेंस। तो इन दोनों का यहाँ पर क्या होता है? एसोसिएशन, साथ में रहते हैं म्यूचुअली, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर लाइकेंस, आपको पता होना चाहिए कि फंगस और अलगा इन दोनों का म्यूचुअल जो रहते हैं एसोसिएशन होता है उसको हम कहते हैं लाइकेंस, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? ऑन रॉक्स, ट्री की ट्रंक्स पे, और इन क्लीन एयर रीजन्स विथ गुड रेनफॉल। तो बेटा जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है उस एरिया में ये आपको मिलेंगे लाइकेंस। लिटमस इज अवेलेबल इन बोथ लिक्विड एंड पेपर फॉर्म। तो बेटा जो लिटमस होता है जो कि हमें मिला है लाइकेन से, उसकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने पर, तो वो लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और बेटा पेपर फॉर्म में भी मिलता है। तो यूजुअली हम स्कूल्स में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो पेपर लिटमस पे करते हैं, क्योंकि बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, बहुत इजीली चेंजेस दिख जाते हैं कलर चेंज के, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं पेपर। तो बेटा अब लिटमस पेपर भी दो टाइप के होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो बेटा ये देखो, ये होता है रेड लिटमस पेपर। वैसे तो ये रेड कलर नहीं है, थोड़ा सा पिंकिश शेड में है, बट इसको हम रेड लिटमस पेपर कहते हैं। और बेटा ये वाला जो है इसको ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक। अब लिटमस पेपर टेस्ट। तो बेटा लिटमस से हम कैसे पता कर सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक। तो बेटा अगर हमारे पास में सोल्यूशन है, ठीक, हमने ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डिप कर दिया, जैसे कि ये वाला, ये एक सोल्यूशन था हमारे पास, मैंने ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर दिया, तो बेटा किस में चेंज हो गया? वो रेड में चेंज हो गया। तो बेटा ऐसी सब्सटेंस जिसमें लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए वो होते हैं एसिड, ठीक है। तो अगर कोई सा भी मैंने एसिड लिया, मैंने बस उस ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर दिया उसमें, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया मतलब कि ये हमारा एसिड हुआ। बट सेम सोल्यूशन में अगर मैंने रेड को ही डिप कर दिया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड केस देखिए, रेड लिटमस पेपर को मैंने इसी सोल्यूशन में डिप कर दिया जो कि एसिड था, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो बेटा अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या होगा? एसिड, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं, अगर कोई सोल्यूशन है उसमें मैंने रेड लिटमस पेपर को डिप कर दिया तो वो कन्वर्ट हो गया ब्लू में। देखो यहाँ पर रेड लिटमस पेपर था, डिप किया मैंने सोल्यूशन में तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ऐसे सोल्यूशन जो रेड लिटमस पेपर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं वो होते हैं बेटा हमारे बेस, ठीक है। देखो यहाँ पर, बट अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर को ही डिप किया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पता कैसे पड़ेगा हमको ये बेस है? अगर रेड से ब्लू में टर्न हो गया दैट मीन्स ये बेस है। और न्यूट्रल, कुछ भी हुआ, कोई भी लिटमस पेपर डाला कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने ब्लू भी डाल दिया तो भी कोई चेंज नहीं, रेड भी डाल दिया कोई भी चेंज नहीं। तो समझ जाना कि वो जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? हमारा न्यूट्रल। तो ये था हमारा लिटमस पेपर टेस्ट। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 2 से 3 मार्क में आता है। 2 से 3 मार्क्स में कैसे आएगा? आपको ये पूछ लिया जाएगा कि एसिड लिटमस पेपर टेस्ट बताओ कि क्या होता है, फॉर एसिड, फॉर बेस और न्यूट्रल के लिए भी,
ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एसिड में मैंने रेड लिटमस पेपर ही डाल दिया तो क्या टेस्ट आएगा, ब्लू लिटमस पेपर डाला है तो क्या टेस्ट आएगा। या ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मैंने लिटमस पेपर जो था मैंने अलग अलग सोल्यूशन दे दिए, ठीक है। लिटमस पेपर डिप कर करके आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो अननोन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। तो आपकी बुक में एक बहुत ही प्यारे प्यारे ये फ्लावर दिए हुए हैं, इसका नाम क्या है? Hydrangea is a plant that grows in cooler climates in the Himalayan region and the northeastern states. ठीक है। तो it gives flowers of different colors depending on the nature of the soil. तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो प्लांट ग्रो होता है, अगर सॉइल का नेचर एसिडिक हुआ तो कुछ अलग कलर के ही फ्लावर देगा, अगर सॉइल का नेचर बेसिक हुआ तो कुछ अलग कलर के फ्लावर्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिक सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर्ड फ्लावर। तो बेटा अगर यहाँ पर सॉइल हमारी एसिडिक हो गई तो जो बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे फूल आएंगे वो ब्लू आएंगे। बट अगर बेसिक सॉइल हुई, यहाँ पर हमारी बेसिक सॉइल हुई, तो जो हमारे फ्लावर्स आएंगे सुंदर से वो आएंगे पिंक कलर के, ठीक है। तो बेटा ये एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टर्मरिक पाउडर के, जो कि हमारा इंडिकेटर का काम करता है। कितनी बार हल्दी आप गिरा देते हो अपने कपड़ों पे, ठीक। अब उसको जब वॉश करने जाते हैं हम सोप सोल्यूशन में तो उसका कलर कुछ अलग ही बदल जाता है, देखा है आपने? तो बेटा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टर्मरिक पाउडर हमारा इंडिकेटर होता है। एसिडिक सोल्यूशन में ये कुछ भी कलर नहीं देगा, जो आपका ग्रीन सॉरी येलो कलर है वो येलो का येलो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बट अगर सोल्यूशन हमारा हुआ बेसिक तो कलर कौन सा हो जाएगा? डार्क रेड कलर, ये वाला कुछ कलर होगा अगर हमने बेसिक सोल्यूशन में टर्मरिक को डाल दिया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सोप बेस होते हैं स्लिपरी भी होते हैं, कभी कभी मुंह में चले गया होगा तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ वो बिटर भी होता है, ठीक है। तो वो बेस होता है। कपड़े मेरे खराब हो गए, हल्दी स्टेन लग गया उसमें, अब मैंने सोप से उसको वॉश करना चाहा तो बेटा कलर मेरा ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कुछ भी कलर नहीं देता। तो बेटा टर्मरिक पाउडर का एक ड्रॉबैक ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये सेम ऑब्जर्वेशन देता है, सेम रीडिंग देता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी सेम चीज देता है, ठीक है, कुछ भी कलर नहीं देता। इसीलिए बेटा इसका एक लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट, वाई इज टर्मरिक कॉल्ड गोल्डन स्पाइस? तो बेटा गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं टर्मरिक को? सबसे पहले तो टर्मरिक जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है, मेनली यूज होता है इंडियन कुकिंग में, हर सब्जी में हम हल्दी तो डाल ही देते हैं, ठीक है। यूज्ड इन आयुर्वेदा, हैज मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू होती है बेटा कुछ भी हमको लग जाए तो हम हल्दी लगा लेते हैं ना, ठीक है। तो बेटा उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए गिव्स येलो कलर टू फूड, फूड में येलो कलर देता है। तो ये कुछ स्पेशलिटी होती है हल्दी की, इसलिए हम इसे कहते हैं गोल्डन स्पाइस, कलर की वजह से भी इसको हम गोल्डन स्पाइस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम रेड रोज इंडिकेटर पर। रेड रोज फूल लिया, डायरेक्टली एसिड और बेस में डालता, कलर चेंज हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमको इस रेड रोज का एक्सट्रैक्ट पूरा निकालना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट निकालते कैसे हैं? प्रिपरेशन ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, बेटा ये 3 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर रेड रोज एक्सट्रैक्ट, कैसे आप बना सकते हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट को। तो इसकी कुछ स्टेप्स है। तो बेटा हमें क्या करना है, बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियां ले लेनी है, ठीक है, बहुत सारी, पूरे उसको अलग कर लिया। उसके बाद अच्छे से उसको वॉश किया, वॉश देम प्रॉपरली, ठीक। उसके बाद में क्रश द पेटल्स यूजिंग मोटर,
एंड पेस्टल बेटा अगर हमने क्रश नहीं किया, डायरेक्टली पेटल्स भी हमने डाल दी हॉट वाटर में, तो भी एक्सट्रैक्ट निकल आता है। पुट देम इन हॉट वाटर, बेटा बहुत ही गर्म पानी हमको लेना है, बॉइल्ड वाटर भी ले सकते हो, और उसके अंदर हमको ये सारी की सारी रोज पेटल्स डाल देनी है। हमको कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना है, लीव फॉर 5 to 10 मिनट्स हमको छोड़ देना है। तो अब हम क्या देखेंगे, जो सोल्यूशन है वो पिंक, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस सोल्यूशन को फिल्टर कर देना है, सारी पेटल्स को हटाकर। अब जो वो सोल्यूशन मेरा बना पानी वाला, ठीक है, जिसमें पूरा रेड रोज एक्सट्रैक्ट आ गया है, पूरा कलर आ गया है उस रोज का, उसको मैंने अलग सेपरेट कर दिया। तो बेटा रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कलर कुछ ये होता है, जो फर्स्ट वाला टेस्ट ट्यूब दिख रहा है ना आपको, कुछ ऐसा कलर होता है रेड रोज एक्सट्रैक्ट का, ठीक है। अब अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है और उसमें मैंने रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला, तो बेटा कौन सा कलर आएगा, रेड। तो आपको ध्यान रखना कि एसिड में रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कलर हो जाता है रेड, ठीक है, एकदम डार्क ब्राइट रेड कलर आता है। बेस में बेटा ग्रीन कलर आता है, ये होगा हमारा बेस, ठीक है। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट को मैंने डाल दिया बेस में, तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। बट न्यूट्रल में बेटा क्या रहेगा, न्यूट्रल में क्या रहने वाला है, न्यूट्रल में रहेगा बेटा सेम, ये जो कलर है हमारा रेड रोज एक्सट्रैक्ट का, वही सेम कलर होने वाला है न्यूट्रल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा रेड कैबेज पर। बेटा उसके पहले एक और चीज, हमने हिबिस्कस इंडिकेटर भी देखा था, चाइना रोज इंडिकेटर। तो चाइना रोज इंडिकेटर भी बेटा सेम ऑब्जर्वेशन देता है, उसका भी हमें एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ता है, तो सेम प्रोसेस है। हिबिस्कस की सारी पेटल्स मैंने गर्म पानी में डाल दी, तो क्या होगा, पूरा हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट उस पानी में निकल आएगा। अब मुझे वो पेटल्स को हटाकर एसिड बेस के साथ में टेस्ट करना है, तो बेटा सेम रीडिंग होगी, एसिड में वो ब्राइट रेड कलर देगा और बेस में ग्रीन कलर देगा। तो रेड रोज इंडिकेटर और हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस हमारा चाइना रोज जिसको गुड़हल का फूल कहते हैं, वो भी सेम रीडिंग देता है, ठीक है। नेक्स्ट रेड कैबेज। तो बेटा रेड कैबेज होता है, उसकी भी पूरी एक एक जो पत्ते हैं उसको मुझे निकाल कर सेम मैंने गर्म पानी में डालना है। गर्म पानी में डालने के बाद जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कुछ इस कलर का होगा, ये जो सी वाला टेस्ट ट्यूब है ना, ऐसे कलर का होगा। तो बेटा अगर एसिड में मैंने डाल दिया रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट, तो क्या होगा, रेड कलर आएगा। तो बेटा ये हमारा हुआ एसिड। बेस में डाला ग्रीन कलर आएगा, ये हमारा बेस का हुआ। और कुछ भी कलर नहीं आएगा, जो सेम रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट हमने निकाला था वही कलर रहने वाला है न्यूट्रल में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि एसिड में ब्राइट रेड कलर आएगा, बेस में ग्रीन कलर, न्यूट्रल में लाइट पर्पल, ठीक है। तो बेटा नेचुरल इंडिकेटर के सारे हमने टाइप्स को कवर कर लिया है। अब हम आते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी पर, सिंथेटिक इंडिकेटर पर। सिंथेटिक इंडिकेटर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और कौन सा नाम है बेटा, मैन मेड इंडिकेटर। तो ये तीनों बेटा एक ही होते हैं। तो अब हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो बेटा फिनोल्फथेलीन, ये हमारा एक केमिकल होता है, एसिड और न्यूट्रल में बेटा ये कलरलेस ही रहता है। मैंने कुछ ड्रॉप्स, मान लो कि एसिड मैंने एक कंटेनर में लिया है, ये बीकर है हमारा, इसमें प्रेजेंट था टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने एसिड डाल दिया। अब मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें फिनोल्फथेलीन की डालूंगी, तो बेटा कलरलेस ही रहेगा। बट अगर बेसिक सोल्यूशन है उसमें मैंने फिनोल्फथेलीन डाल दिया, तो बेटा कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेस में पिंक कलर और एसिड और न्यूट्रल में कलरलेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी बेटा हमारा मिथाइल ऑरेंज, एक केमिकल सब्सटेंस है, इसलिए हम इसे सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। अब बेटा एसिड में ये देगा रेड कलर, आप कलर ये देख रहे हैं, ये एसिड में रेड कलर देगा और बेस में देगा येलो कलर, ठीक है। और बेटा अगर हमने न्यूट्रल सोल्यूशन में इसको डाल दिया, तो जो मिथाइल ऑरेंज का कलर है वही सेम कलर रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। वैसे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर यूजुअली येलो या ऑरेंज टाइप का होता है, ठीक है, तो वही की वही कलर सेम होने वाला है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे सारे थे, दो टाइप पढ़े हमने सिंथेटिक इंडिकेटर के, एक पढ़ा हमने फिनोल्फथेलीन और एक पढ़ा हमने मिथाइल ऑरेंज। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर सम substances whose smell changes when they are added to acidic or basic solution। तो बेटा ये स्मेल चेंज कर लेते हैं, अगर स्मेल चेंज हो गई मतलब कि एसिड है, स्मेल अगर अलग आ रही है तो वो बेस हुआ।
हाउ दे वर्क, काम कैसे करते हैं। तो बेटा अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो उसकी स्मेल सेम ही रहेगी, बट अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, या तो वो डिसअपियर हो जाएगी या फेड हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के टाइप्स देख लेते हैं हम, कुछ अलग अलग कि कौन कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। तो बेटा फर्स्ट हमारा होता है अनियन, सबके घर में यूज होता है। तो बेटा अगर मैंने एसिड में अनियन को डाल दिया तो स्मेल चेंज नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी, स्मेल रिमेन्स द सेम, बट इन द केस ऑफ बेसिक सोल्यूशन स्मेल डिसअपियर्स या फिर वो हो जाएगी फेड। ठीक है, सेम वनीला एक्सट्रैक्ट में भी होता है, अगर एसिड में डाल दिया तो बेटा स्मेल सेम रहेगी, बट बेस में डाला है तो डिसअपियर हो जाएगी या फेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, इसमें भी अगर एसिड में हमने डाला है तो स्मेल जो है ये सेम रहेगी, बट जो बेस है उसकी स्मेल जो क्या होगी, फेड हो जाएगी या डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा अब हमने सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं, तीनों टाइप पढ़ लिए हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है कि एसिड में कौन सा कलर देगा, बेस में कौन सा कलर देगा, न्यूट्रल में क्या होने वाला है, तो ये एक पूरी टेबल है। इस टेबल का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप आपके नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको अगर आपने लर्न कर लिया तो बेटा आपके जो ये चैप्टर है उसका आपने 80% कवर कर लिया। 80% आप कवर कर लेंगे अगर आपने ये पूरी टेबल याद कर ली तो। टेबल हम पढ़ लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में हमने लिटमस पेपर पढ़ा है, टर्मरिक सोल्यूशन पढ़ा है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, रेड कैबेज पढ़ा है। तो लिटमस पेपर एसिड में ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, बेस में रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल में कुछ भी चेंज नहीं देता। टर्मरिक सोल्यूशन एसिड में कुछ भी कलर नहीं देता, बेस में डार्क रेड कलर देता है, और न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं देता। रेड रोज एक्सट्रैक्ट और चाइना रोज दोनों का सेम है, इवन रेड कैबेज जो है हमारा इसका तीनों का सेम ही रीडिंग है, रेड 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 एसिड में और बेसिस में ग्रीन कलर, और न्यूट्रल में कुछ भी कलर नहीं, जो हमारा एक्सट्रैक्ट का कलर था वो ही न्यूट्रल में कलर हो। नेक्स्ट कैटेगरी बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फथालीन में कलरलेस रहने वाला है एसिड में, और बेस में पिंक कलर रहेगा, न्यूट्रल में कुछ भी चेंज नहीं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देगा और येलो किस में देगा, बेस में, और न्यूट्रल में कुछ भी चेंज नहीं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमने पढ़े हैं तीन, अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। तो अनियन, वनीला, क्लोव ऑयल तीनों की रीडिंग सेम होने वाली है एसिड और बेस और न्यूट्रल में। एसिड में बेटा स्मेल जो थी वो सेम रहेगी और बेस में डिसअपियर होगी या फिर फेड हो जाएगी, न्यूट्रल में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा पूरा इंडिकेटर्स का टॉपिक जो कि हमने सारे कवर कर लिए, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और अल्फैक्टिव इंडिकेटर। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है पीएच स्केल। पीएच स्केल होती क्या है, तो बेटा ये एक स्केल होती है जिसमें अलग 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 कलर दिए हुए होते हैं, और बेटा हर कलर की एक अपनी रीडिंग होती है। ठीक है, इसकी स्केल की रेंज होती है बेटा 0 to 14 तक। हर रेंज में एक अलग कलर होता है, जैसे कि हमने देखा है 0 पर बहुत ही डार्क रेड कलर है, फर्स्ट पर हमारा ऑरेंज कलर है, सेकंड पे कुछ येलोइश ऑरेंज कलर है, थर्ड पे थोड़ा डल येलो है, और फोर्थ पे ब्राइट येलो कलर है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे कलर्स दिए हुए जिसकी रेंज भी है स्केल की 0 to 14। ठीक है, तो बेटा पीएच स्केल काम क्या करती है, पीएच स्केल से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड, कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, लेकिन पता कैसे करेंगे, पता हम करेंगे बेटा उसको पीएच पेपर से। पीएच पेपर या पीएच स्ट्रिप बेटा एक लंबी सी स्ट्रिप होती है, अगर हमने उसको किसी भी सोल्यूशन में डिप किया तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब कलर चेंज होने के बाद मुझे पूरी स्केल में से देखना है कि वो किस रीडिंग पे बेटा वो कलर मैच कर रहा है। सपोज कि बेटा मैंने डिप किया पीएच पेपर और उसका कलर आ गया ब्राइट रेड, तो बेटा पूरी सीरीज में मैं पूरी स्केल में देखूंगी कहाँ पर हमारा ब्राइट रेड कलर है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 0 पर ब्राइट रेड कलर है, तो बेटा मेरी रीडिंग क्या आ गई, 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसकी रेंज अगर आई 0 to 6 के बीच में, ठीक है, या वो 0 भी आ सकती है 6 भी आ सकती है, इन दोनों के बीच में भी आ जाए, तो वो सब्सटेंस होते हैं हमारे एसिडिक। और ऐसे सब्सटेंस जिसकी
जो रेंज है वो आई 8 to 14 के बीच में, 8 भी आ सकती, 14 भी आ सकती, तो वो होते हैं हमारे अल्कलाइन या बेस। और जिसकी रीडिंग सिर्फ 7 आई वो हो जाते हैं हमारे न्यूट्रल। ठीक है। अब सपोज मैंने एक पेपर लिया, उसको डिप किया, ठीक है, मेरा कलर आ गया मान लो डार्क वायलेट कलर। ठीक है, डार्क वायलेट कलर आ गया। अब मैं मैच करके देखूंगी कि कहाँ पर डार्क वायलेट कलर है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि 14 पे है, मतलब हमारी पीएच जो वैल्यू आई वो 14 आई, और हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या हुआ, यस। अब सपोज कि मैंने पेपर डिप किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि कलर जो आ रहा है वो मैच कर रहा है हमारी 4 की रीडिंग को, तो हमारा आंसर होगा पीएच वैल्यू इसकी 4 होगी, और आंसर क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, एसिडिक। ठीक है। और अगर 7 पे आ गया मेरा कलर तो क्या होगा, वो न्यूट्रल, मतलब कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेस है। तो बेटा ये एक हमारी पीएच स्केल थी। पीएच पेपर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं, पीएच स्केल की वजह से हम पता कर सकते हैं कि वो गिवन सोल्यूशन हुआ वो एसिडिक हुआ या बेस हुआ। पेपर डिप करेंगे, कलर चेंज हुआ, हमको पूरा मैच करके देखना है कि कहाँ पर कौन सी रीडिंग से वो मैच कर रहा है, और हमारा वो आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, नो अ साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय known as father of modern Indian chemistry। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है। ऑब्टेन अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूके। तो बेटा डॉक्टरेट एक डिग्री है, उन्होंने हासिल की है केमिस्ट्री की फील्ड में, कहाँ से, यूके से। जिन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश्ड इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन 1901। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है। प्रमोटेड साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, सपोर्टेड एजुकेशन थ्रू मदर टंग। आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, लेकिन बेटा ये जो मेन पॉइंट है आपका सबसे फर्स्ट लाइन है, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाम से ही पता पड़ रहा है कि कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस तो बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन बेटा उसमें क्या हो रहा है, व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। ठीक। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर, ये होगा न्यूट्रल सब्सटेंस। यहाँ कुछ भी एसिडिक नहीं होगा, कुछ भी बेस नहीं होगा, सॉल्ट हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस होगा और वाटर भी। ठीक है। दिस रिएक्शन रिलीजेस हीट एनर्जी एंड प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो बेटा इस रिएक्शन में कौन सी एनर्जी रिलीज होने वाली है, हीट एनर्जी। मतलब हम अगर सोल्यूशन को टच करके देखें तो बेटा वो गर्म हो जाएगा, मतलब हीट एनर्जी उसमें से रिलीज होने वाली है और प्रोड्यूस्ड अ न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन बनने वाला है। बेटा एक बेसिक सी रिएक्शन दी हुई है, एसिड प्लस बेस, एरो बना के यहाँ लिखा हुआ है सॉल्ट वाटर प्लस हीट। तो बेटा एग्जाम में ये 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, डिफाइन द टर्म में भी पूछ सकते हैं, 1 वर्ड में भी पूछ सकते हैं, या शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, एसिड और बेस दोनों मिले, उसमें सॉल्ट बना, वाटर बना और हीट एनर्जी रिलीज हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। ठीक है। तो बेटा मान लो कि मेरे पास में कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल में भी मैंने क्या ले लिया, क्या लिया, मैंने ले लिया एसिड। कौन सा एसिड, HCl। बेटा जल्दी से मुझे नाम बताओ कि कौन सा एसिड है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही। हाँ, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारा एसिड है। नेक्स्ट मैंने ले लिया NaOH। अब मुझे बताओ NaOH क्या है, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा अब इन दोनों की रिएक्शन हुई, ठीक है, ये एसिड हुआ ये बेस हुआ, दोनों एसिड और बेस मिलके दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, NaCl होता है बेटा सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, जो घर में हम यूज करते हैं ना नमक, ये वही नमक होता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट नाम है उसका, बेसिक सिंपल नेम, केमिकल नेम हुआ उसका सोडियम क्लोराइड, और बेटा फॉर्मूला क्या हुआ NaCl, ठीक है। H2O बना और हीट एनर्जी रिलीज हो गई। तो बेटा ये एक एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हुई कैसे, ये हम पढ़ते हैं। देखो हुआ क्या, HCl और NaOH में से, अब ये जो Na है, ये Na ये Cl से रिएक्ट कर लेता है, मतलब Na और Cl की फ्रेंडशिप हो जाती है बहुत अच्छी सी, ठीक है। तो ये दोनों साथ में आ जाते हैं और बना लेते हैं NaCl, ठीक है। वाटर कैसे बना, अब बेटा Cl ने तो उसका साथ छोड़ दिया H का, और OH ने भी Na ने भी OH का साथ छोड़ दिया, तो बेटा अब ये दोनों अलग अलग हो गए, ये H अलग हो गया, ये OH अलग हो गया। इन दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली कि यार हम दोनों तो अकेले हो गए, हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो बेटा OH और H, अब यहाँ पर H कितने हैं, दो है, इसलिए मैंने लिखा H2, और यहाँ पर था O, तो H2O ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, वाटर का, ठीक है। तो ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, ये Cl ने किसके साथ कंबाइन कर लिया, Na के साथ में, और साथ में दोनों चले गए और बना दिया NaCl सॉल्ट, ठीक है। अब ये जो H और OH था, ये दोनों साथ में मिल गए और इसने बना लिया H2O, और हीट एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। अब बेटा एक चीज होती है कि अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So those energy in which heat energy रिलीज, ठीक है बेटा। हीट एनर्जी अगर रिलीज हो गई, दैट मीन्स कि वो क्या हुई, एक्सोथर्मिक। अब बेटा एक्सो और थर्मिक भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्सो मतलब होता है बेटा किसी चीज का निकलना, बाहर निकलना, ठीक है, और थर्मिक मीन्स होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ये जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन थी जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन जिसमें कोई भी रिएक्शन हो रही है वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है, और आप ये बेसिक सा एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने आपके ही घर में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज की होगी, आपको पता भी नहीं कि हमने कहाँ कहाँ यूज कर ली। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा स्टमक रिलीफ। हमें पता है कितनी बार हुआ होगा एसिडिटी, मुझे भी हुई है कभी ना कभी, आपको भी हुई होगी एसिडिटी, सॉरी एसिडिक लिख दिया है मैंने, एसिडिटी, ठीक है। पेट में जब बहुत ज्यादा एसिड बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एसिड। अब अभी हमने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं। तो बेटा पेट में भी अगर बहुत ज्यादा एसिड हो गया है, तो अगर मैंने कुछ बेस थोड़ा सा खाया, ईडेबल बेस जो खाने वाला बेस होता है वो मैंने खाया, ठीक है, तो क्या होगा, वो एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो एसिडिटी को कम करने के लिए हम कुछ चीजें, कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड कंटेन्स बेस। एंटा एसिड में क्या होता है बेटा, बेस प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो अब बेटा नाम है एंटा एसिड, बट ये होता बेस है। नाम पे मत जाना, काम पे जाना, ठीक है। तो क्या काम कर रहा है, ये एसिडिटी को कम कर रहा है, ये एंटा एसिड वो बेस होता है। अब बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एंटा एसिड के कुछ नाम बता दो, क्या बताओगे बेटा, डाइजीन नाम सुना है, डाइजीन भी एंटा एसिड होता है। एसिडिटी हुई, हमने उसको पी लिया, तो क्या होता है, हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है, या बहुत हद तक कम हो जाती है, या खत्म हो जाती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है बेटा इनो, 6 सेकंड में राहत मिल जाती है इनो से, है ना। तो बेटा यूजुअली लोग इनो ज्यादा प्रेफर करते हैं डाइजीन के मुकाबले, क्योंकि डाइजीन को काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इनो 6 सेकंड या जल्दी ही काम कर लेता है,
ठीक है। तो बेटा एंटा एसिड का एग्जाम्पल इनो भी होता है, ठीक है बेटा। अब एक और एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने बेस के एग्जाम्पल में पढ़ा था MgOH का होल 2 पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो ये भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेटा क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH ब्रैकेट क्लोज करके होल 2, ठीक है। तो आपको ये भी नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ काम में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, स्टॉक रिलीफ में काम आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा ऑयल ट्रीटमेंट। तो हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे क्रॉप प्रोडक्शन होता है, इतनी ज्यादा अमाउंट में क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए बेटा हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और सॉइल में इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि इतनी ज्यादा बड़े स्केल पर सारी की सारी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। इसलिए हम कुछ फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो क्रॉप के लिए बहुत जरूरी होते हैं फॉर बेटर ग्रोथ। तो अगर वो फर्टिलाइजर भी हमने अगर एक्सेस में यूज कर लिए तो सॉइल या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है या सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पाते। तो अगर इफ सॉइल इज टू मच एसिडिक तो हम क्या करेंगे, तो बेटा तब हम ऐड करेंगे उसमें लाइम, चूना, ठीक है बेटा। पाउडर्ड फॉर्म में अगर लाइम है तो उसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, और अगर मैंने उसमें पानी डाल दिया, चूने का पानी बना दिया, तो उसको हम कहते हैं फिर लाइम वाटर, ठीक। तो मैंने क्या किया, चूने का पानी उस मिट्टी में फैला दिया, तो क्या होगा, वो एसिडिटी कम हो जाएगी क्योंकि बिकॉज हमने बेस को उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो बेटा बेस जो है वो एसिडिटी को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज, तो हमारे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक। बट अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई तो व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे हम, तो उसके लिए बेटा हम डायरेक्टली एसिड नहीं डालेंगे किसी भी सॉइल के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें कंपोस्ट डालनी पड़ती है, मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर हमको सॉइल में डालने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा है डीकम्पोजर, डीकम्पोजर्स, ठीक है। बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसको खाकर वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा डीकम्पोजर्स प्रोड्यूस करते हैं एसिड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैन्योर बनाना है, खाद बनाना है ऑर्गेनिक मैटर से, सड़े हुए जो प्लांट्स और लीफ होती है, जो वेजिटेबल पील होता है, उसकी हेल्प से मुझे बनाना है मैन्योर, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद डीकम्पोजर्स उस मैन्योर को और खाने लगेंगे, और ज्यादा खाने लगेंगे, और खाने लगेंगे, और खाने लगेंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, एसिड। तो अगर एसिड प्रोड्यूस हो गया, मैंने उसको सॉइल में मिला दिया, तो क्या होगा, जो बेसिक नेचर है सॉइल का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर सॉइल एसिडिक है तो हम क्या डालेंगे, बेस, जो कि होगा हमारा लाइम वाटर। अगर बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सॉइल है, तो हम क्या डालेंगे, ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर, और डीकम्पोजर्स क्या निकालेंगे अपने अंदर से, एसिड, जो कि बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हम कौन सा सोल्यूशन उसमें डालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डालते हैं हम, लाइम, ठीक है। और अगर एसिडिक बेसिक हुई तो हम क्या डालेंगे उसमें, डायरेक्ट एसिड नहीं डालेंगे उसमें, हम डालेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है। नेक्स्ट एंड स्टिंग ट्रीटमेंट। तो बेटा अगर आपको एंट ने काट लिया है तो उसके स्टिंग में, उसके डंक में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड, और एसिड भी कौन सा, फॉर्मिक एसिड। बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक एसिड,
ठीक है। तो अगर फॉर्मिक एसिड जो चीटी ने आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी, आप बहुत ही खुजली करने लग जाओगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ उभर भी आएगा। हाँ, तो बेटा इसको न्यूट्रलाइज कर, इसको सही करने के लिए इस कंडीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई मॉइस्ट बेकिंग सोडा। हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। बेकिंग सोडा में मैंने थोड़ा सा पानी मिला के उस जगह पर, उस रीजन पे लगा लिया है, यहाँ पर ऐसे लगा लिया, मान लो मुझे यहाँ चीटी काटी तो मैंने यहाँ पर लगा लिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा हमारा बेस, और मुझे इरिटेशन और जो बर्निंग सेंसेशन हो रहे थे वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा हमारा बेस, ठीक है। बेटा बी स्टिंग में भी एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको अगर हमने बेस से ट्रीट किया, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, तो भी काम हो जाएगा। बेटा अगर उस पर हमने सोप सोल्यूशन भी लगा दिया तो भी वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेटा आप साबुन से भी हाथ धोकर या साबुन अप्लाई कर कर भी काम कर सकते हैं। ये वाला बस ब्लैक कलर का इंसेक्ट होता है, जिसके स्टिंग में बेटा लेकिन बेसिक होता है, बेस होता है, ठीक है, जिसका नेचर बेसिक होता है। तो बेटा अगर मैंने उसको सोप से ही धो लिया तो और ज्यादा इरिटेशन मुझे हो सकती है, तो उस कंडीशन में मुझे यूज करना है एसिड। बट एसिड भी कौन सा, वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल विनेगर हुआ, लेमन जूस हुआ, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप वीक एसिड यूज करोगे तो आपकी सेंसेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट। अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है, और वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मेनली एसिडिक नेचर का होता है। अगर इस एसिडिक वेस्ट को हमने डायरेक्टली बाहर फेंक दिया या डायरेक्टली बाहर नदियों में बहा दिया, तो बेटा उसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ उसको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा। जो फिशेज है उनका पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, जितने भी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, बेस के साथ में, है ना, न्यूट्रलाइज द एसिडिक वेस्ट यूजिंग सुटेबल वेस्ट बिफोर रिलीज। तो रिलीज करने के पहले कोई एक सुटेबल वेस्ट है उसको ट्रीट करती है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर वो पानी में उसको बहा दिया जाता है, ठीक है। तो बेटा अब हम आ जाते हैं चैप्टर की समरी पर। हमने पूरी डिटेलिंग इस चैप्टर की पढ़ ली है। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, सब्सटेंसेज आर एसिड्स, बेसिस और न्यूट्रल। बेटा कुछ सब्सटेंसेज होते हैं वो एसिड हो सकते हैं, वो बेस हो सकते हैं, या फिर वो न्यूट्रल हो सकते हैं। एसिड्स यूजुअली सार टेस्ट के होते हैं, बहुत ही खट्टे होते हैं, जो कि टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू से कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस पेपर में, तो वो हमारे क्या हुए, एसिड्स, ठीक है। बेस इसका जस्ट अपोजिट। बेटा बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, बहुत ही कड़वे खाने में होते हैं, और टर्न कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे बेस। न्यूट्रल सब्सटेंसेस, नो चेंज इन लिटमस। बेटा कुछ भी चेंज नहीं होता है अगर वो सब्सटेंस न्यूट्रल है तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम इंडिकेटर्स पर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स कलर या फिर ओडर, ठीक है, या तो कलर चेंज करेंगे, अपनी स्मेल चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। सॉल्ट और वाटर हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, और साथ में कौन सी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, हीट एनर्जी। और ये इसका एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा है यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा इतने सारे यूजेस हमने पढ़े। मान लो आपको अगर चींटी ने काट खाया तो आप क्या करोगे, बेस लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमको हमारी डेली लाइफ में यूज करते भी, और आगे भी आप हो सकते हैं यूज करो, ठीक है। तो बेटा ये पूरा एक्सप्लेनेशन था हमारा चैप्टर नंबर 2 का, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल का। पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, पूरा डिटेल पार्ट मैंने बता दिया है आपको। अब इसके सारे नोट्स आप बनाइए, या आपको अगर ये स्लाइड्स पसंद आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज करो तो आपको चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ने की कोई नीड ही नहीं होगी। इसमें हमने ये भी बताया है कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस 2 मार्क में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन 3 मार्क में आते हैं, कौन से क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। केस बेस्ड क्वेश्चन भी किस टॉपिक में से बन सकते हैं। और बेटा एक और चीज, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है एग्जाम्पल्स के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर में कौन सा कलर देते हैं, किस इंडिकेटर में कौन कौन से कलर देते हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। ओके, बाय।